दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमने देखा था प्रतिरोध, आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, मतलब संयोजन का मतलब ये है कि प्रतिरोधों को लगाने का तरीका। और एक बात और, जब हम ये देखते हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध साधारणतः जब कहेंगे तो इसका मतलब ये मान करके चलना तार है ना। और जब परिपथ की बात कहेंगे ना, तो परिपथ में तार प्लस सभी जितने भी उपकरण या डिवाइस लगी है ना। परिपथ, जब प्रतिरोध कहेंगे तो प्रतिरोध में सिर्फ तार काउंट करेंगे, और जब परिपथ कहेंगे तो परिपथ में तार में सभी डिवाइस जैसे स्विच, बल्ब, मीटर, वोल्टमीटर, जो भी कुछ लगा है वो सभी परिपथ में काउंट होता है। और इसमें तार, और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध को तार बोलेंगे, है ना। अब प्रतिरोधों का संयोजन मतलब, इसका मतलब यह है कि जो प्रतिरोधों को लगाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो दो तरीके से प्रतिरोधों को लगाया जाता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होता है। और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मान, विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है। तो सवाल कहाँ से बनेगा? एक तो यहाँ से ही सवाल बनता है, इसी से सवाल बनता है। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान होता है? तो इसमें धारा का मान समान होता है। और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। अब हमारे सामने डायग्राम दिया हुआ है, तो उसको देखकर कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सा संयोजन है। ठीक है। और इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर 6 वोल्टेज है, 6 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। तो इस प्रकार का संयोजन जब आपको दिखाई दे ना, इस प्रकार का संयोजन, तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। तो इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब ये कितने भी हो सकते हैं, अब मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब नेट प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध को लिखेंगे R। तो R यहाँ पर जो है, इसका टोटल R है वो इन तीनों के योग के बराबर है। तो R क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आई बात? फिर से देखो, श्रेणी क्रम संयोजन, धारा का मान समान, और इसमें धारा का मान समान है, आई है, इसमें 6 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, एग्जाम्पल है ये, है ना। तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
अब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध का मतलब है इसका टोटल प्रतिरोध जो होगा वो इसके R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जैसे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा नेट R बराबर, तो R1 की वैल्यू क्या है? 2 ओम, R2 की वैल्यू क्या है? 3 ओम, R3 की वैल्यू क्या है? 4 ओम। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 ओम। ठीक, अब R आपके सामने है और वोल्टेज आपके सामने 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से धारा का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम का नियम देखा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर I का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट है, ठीक है, और R की वैल्यू क्या है? 9 ओम है। तो 2/3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का जो सवाल वगैरह है वो कभी भी आपसे साधारण एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये कोई स्पेशल जैसे इलेक्ट्रीशियन की कोई एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पर ये ज़रूर पूछ सकता है, वरना साधा जो एग्ज़ाम होती हैं जो जनरली जो एग्ज़ाम है वहाँ यहाँ से सवाल आता है धारा का मान समान दूसरा तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछ सकता है, बस यहाँ से ही आता है। बाकी तो ये जो दूसरे टेक्नीशियन वगैरह के एग्जाम है वहाँ से आएगा। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में परिपथ किस तरीके का दिखाई देता है? समांतर क्रम संयोजन में परिपथ है जो इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, इसमें 5 वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कितना भी वोल्ट मान सकते हो ये। ठीक है, प्लस माइनस, तो धारा की डायरेक्शन ये है। अब इसमें क्या है? इसमें इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब इसका जो कुल प्रतिरोध होगा वो इसके और इसके व्युत्क्रम योग के बराबर होगा। व्युत्क्रम योग का मतलब क्या होता है? तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा व्युत्क्रम योग 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आई बात? तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और ये समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है और परिपथ कुछ समान श्रेणी क्रम में तो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और जो ये है समांतर क्रम संयोजन में परिपथ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें आप एक बात नोट कर रहे हो, ये तो एक सीरीज में लगा हुआ, एक श्रेणी में लगा हुआ है और ये इसके समांतर लगे हुए हैं, इसलिए इसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से ही सवाल पढ़ेंगे, इसके अलावा और प्रतिरोध के संयोजन से कोई सवाल नहीं बनता है। अगला टॉपिक,
आपने नाम सुना होगा विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं P से। ठीक है, तो ये होता है W/T, मतलब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्रति समय में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो होगा P हो जाएगा। W क्या है? कार्य है, कार्य का होता है जूल, और T क्या है? समय है, समय का सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का जूल पर सेकंड, जिसे हम वाट भी कहते हैं। ठीक है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाट भी कहते हैं। जो आपने एक कहावत सुनी होगी, वाट लगाना, तो वाट लगाना जो है ये यहाँ से लिया गया है। वाट विद्युत शक्ति मतलब झटका, है ना। तो इसका मात्रक क्या हुआ? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है, अब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जिसे 1 kW भी कहते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर का मतलब क्या है? हॉर्स यानी घोड़ा और पावर यानी शक्ति। 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज और सुनी होगी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है P × T। P × T। P क्या है? शक्ति, और शक्ति का मात्रक अभी देखा हमने वाट, और T क्या है? समय। तो यहाँ पर हम इसका मात्रक लेंगे घंटा, आवर। ठीक है, वाट घंटा। अब इसको हमने क्यों देखा? इसलिए देखा कि यदि 1000 वाट को 1 घंटे तक जलाया जाए या इस्तेमाल किया जाए तो उसे 1 kWh से प्रदर्शित करते हैं। 1 kWh मतलब 1 किलोवाट को 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे तो उसे ही यूनिट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब यूनिट को कैसे डिनोट कैसे निकालते हैं? देखो आप, P × T/1000 यूनिट। अब जैसे एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। जैसे एक 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट के 2 बल्ब हैं। एक्चुअल में 60 वाट के 2 बल्ब हैं। बल्बों की संख्या कितनी है? 2। 60 वाट के हैं। ठीक है, इनको प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। 5 घंटे जलाते हैं प्रतिदिन, और 1 महीने तक जलाएंगे। पर डे 30 दिन तक जलाते हैं, तो यूनिट कितने होंगे? है ना। सवाल क्या है? सवाल ये है, 60 वाट के 2 बल्ब यदि प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से जलाए जाते हैं तो 30 दिन में मतलब 1 महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले में यदि इसको हम रख देंगे तो
60 वाट के 2 बल्ब कितनी देर के लिए जला रहे हैं? 5 घंटे के लिए जला रहे हैं। कितने दिन के लिए जला रहे हैं? 30 दिन के लिए जला रहे हैं। बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से गया 10, 2 से गया 3, 3 तिया 3, 3 दूनी 6 तिया 18 यूनिट। तो कितनी बिजली जलेगी? 18 यूनिट। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये कुछ विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और यूनिट कैसे निकालते हैं, सवाल कहाँ से आ सकता है। शक्ति का फॉर्मूला पूछ सकता है, शक्ति का मात्रक पूछ सकता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ सकता है, वाट घंटा बोलते हैं। और इसके अलावा 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। और 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यार ये गीला हो रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे ये कोई चालक है, इसमें जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे ये है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया, तो जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, है ना? ठीक है, तो ये जो है ये तो दर्शा रहा है धारा की डायरेक्शन को, और ये जो ये उंगलियां दर्शा रही हैं वो दर्शा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र को। समझ में आई बात? धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव ये है कि जब किसी भी चालक वस्तु में धारा प्रवाहित होती है तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ठीक है, और जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो विद्युत क्षेत्र भी पैदा होता है, जब विद्युत क्षेत्र पैदा होता है तो जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, और इसमें धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए जो एक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो सिद्धांत कौन सा है? दक्षिण हस्त का नियम, बोले तो दाहिने हाथ का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा की दिशा। ठीक है, अब आपने चुंबकीय फ्लक्स का भी नाम सुना होगा, है ना? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स ये होता है किसी पृष्ठ को, कोई एक पृष्ठ है, जैसे ये है, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इससे कितनी चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, इसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं, और इसका मात्रक होता है जो वेबर होता है। वेबर ये साइंटिस्ट के नाम पर है, तो
इस बात को ध्यान ज़रूर रखेंगे। और थोड़ा सा देख लेते हैं। साधारणतः ये नॉर्थ, ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। बस यही है। और इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं उठती हैं वो कुछ ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आज हमने क्या क्या देखा? प्रतिरोधों का संयोजन देखा, ठीक है, विद्युत शक्ति देखा, ऊर्जा देखा, विद्युत ऊर्जा देखा, और धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।